कल्पना कीजिए कि कल सुबह दुनिया के सारे स्कूल, अदालतें, बैंक। और यहाँ तक कि परिवार जैसी संस्थाएं भी। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए ये सब अचानक से गायब हो जाएं, तो क्या होगा? पल भर में ये पूरी मानव सभ्यता बिखर जाएगी। एकदम ताश के पत्तों की तरह। राइट। लेकिन क्या कभी ये विचार आया है कि ये सारी अलग अलग संस्थाएं असल में किस अदृश्य गोंद से जुड़ी हैं? ये एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास जो आज स्रोतों का स्टैक है, उसमें सिंपली साइकोलॉजी के नोट्स हैं, कुछ बहुत ही शानदार समाजशास्त्रीय लेख हैं और विकिपीडिया के भी कुछ अंश हैं। हाँ, और ये सभी स्रोत मुख्य रूप से फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद के सिद्धांत पर काफी अच्छी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मिशन एकदम साफ है। जो लोग, विशेषकर जो जिज्ञासु छात्र, एमिल दुर्खीम के सॉलिडारिटी के सिद्धांत या टैलकॉट पार्सन्स के भारी भरकम AGIL मॉडल को रटने के बजाय गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए हम इस जटिल सिद्धांत को आसान बनाने वाले हैं। मैं यही जोड़ने वाली थी। मतलब हम सिर्फ सतह पर ये नहीं देखेंगे कि समाज क्या है, बल्कि इसके भीतर झांक कर देखेंगे कि इसके पुर्जे काम कैसे करते हैं। और ये खुद को नष्ट होने से कैसे बचाता है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। विषय की नींव रखने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फंक्शनलिज्म असल में समाज को देखता कैसे है। हमारे स्रोतों में हर्बर्ट स्पेंसर और बाद में टैलकॉट पार्सन्स द्वारा दी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध तुलना का जिक्र है। हाँ, ऑर्गेनिक एनालॉजी या जिसे हम जैविक सादृश्य कहते हैं। राइट। तो ये क्या है? देखिए, ये ऑर्गेनिक एनालॉजी इस पूरे सिद्धांत का धड़ है। इसे इस तरह से देखिए कि ये सिद्धांत मानता है कि हमारा समाज बिल्कुल एक जीवित मानव शरीर की तरह है। मतलब एक बायोलॉजिकल शरीर। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे शरीर में दिल, फेफड़े और दिमाग होते हैं और हर अंग का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है जो पूरे शरीर को जीवित रखता है। वैसे ही समाज में अलग अलग संस्थाएं होती हैं। अच्छा, तो संस्थाएं अंगों की तरह हैं। एकदम सही। अगर शरीर का एक भी अंग, मान लीजिए आपका लिवर, काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर खतरे में पड़ जाता है। फंक्शनलिस्ट के लिए समाज भी ऐसे ही अंगों का एक बहुत ही जटिल जाल है। ये तुलना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। अगर समाज एक शरीर है, तो इस शरीर में परिवार और शिक्षा कौन से अंग हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए, ऊपरी तौर पर देखने में परिवार का काम सिर्फ आबादी बढ़ाना या बच्चों को पालना लगता है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी भूमिका बहुत गहरी है। हाँ, मॉडक और पार्सन जैसे समाजशास्त्रियों ने इस पर बहुत गहरा काम किया है। उनके अनुसार परिवार समाज की कोशिकाओं की तरह सबसे बुनियादी इकाई है। कोशिकाओं की तरह, ओके। स्थिरीकरण कहते हैं। स्थिरीकरण, इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसे ऐसे समझिए, बाहरी दुनिया यानी नौकरी या कारखाने की गलाकाट प्रतियोगिता का जो तनाव होता है, उसके बाद परिवार एक वार्म बाथ या सुरक्षित पनाहगाह का काम करता है। ओहो, वार्म बाथ, ये शब्द स्रोतों में बहुत बार आया है। हाँ, एक गर्म पानी के टब की तरह, जहां इंसान अपने तनाव को कम करता है ताकि वो अगले दिन फिर से तरोताजा होकर समाज के लिए काम कर सके। यानी परिवार एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है जो इंसानों को टूटने से बचाता है। बिल्कुल सही कहा। और अगर शिक्षा की बात करें, स्रोतों में एमिल दुर्खीम विचारों का काफी जिक्र है, जो शिक्षा को समाज के मूल्यों को ट्रांसफर करने का एक बहुत बड़ा जरिया मानते हैं। देखिए, दुर्खीम के लिए शिक्षा समाज के नर्वस सिस्टम की तरह है। नर्वस सिस्टम? हाँ, क्योंकि स्कूल असल में समाज का एक छोटा रूप है। घर में एक बच्चा अपने माता पिता के लिए सबसे खास हो सकता है, उसे स्पेशल फील कराया जाता है। राइट। घर में तो सब राजा बेटा या रानी बेटी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्कूल में वो एक समान नियमों से बंधा होता है, वहाँ कोई खास नहीं होता। ये जो अनुशासन है, ये उसे भविष्य की नौकरियों के लिए और समाज में अजनबियों के साथ काम करने के लिए तैयार करता है। यहीं पर स्रोतों में रॉबर्ट मर्टन का जो दृष्टिकोण है, वो इस तस्वीर को और भी साफ कर देता है। उन्होंने संस्थाओं के मैनिफेस्ट यानी स्पष्ट और लेटेंट यानी छिपे हुए कार्यों के बीच जो लकीर खींची है, वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ,
मर्टन का ये विश्लेषण इस सिद्धांत में एक बहुत ही जरूरी नया आयाम जोड़ता है। मतलब हर संस्था का एक ऐसा काम होता है जो सबको पता है और एक ऐसा काम होता है जो बस अनजाने में हो रहा होता है। बिल्कुल। अगर हम स्कूल का ही उदाहरण लें तो मैनिफेस्ट या स्पष्ट काम तो यही है कि बच्चों को इतिहास, विज्ञान या गणित पढ़ाया जाए। हाँ, जो सिलेबस में लिखा होता है। राइट। लेकिन इसका लेटेंट या छिपा हुआ काम क्या है? स्रोत कहते हैं कि स्कूल बच्चों को घंटी बजने पर क्लास बदलना सिखाता है, जो कि असल में कल को फैक्ट्री या ऑफिस के सायरन के अनुकूल होने की ट्रेनिंग है। बिल्कुल। स्कूल चुपचाप बैठना और अथॉरिटी का पालन करना सिखाता है, जो उन्हें एक आज्ञाकारी कर्मचारी बनाता है। ये तो थोड़ा डरावना भी है। डरावना है, लेकिन यही वो अदृश्य तंत्र है जो समाज को सुचारू रूप से चलाता रहता है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के संस्थाएं लोगों को समाज की जरूरतों के सांचे में ढाल देती हैं। तो स्कूल, परिवार और अर्थव्यवस्था ये सब हमें एक सांचे में ढाल रहे हैं। लेकिन अगर समाज के सभी अंग अलग अलग हैं तो सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ बांधकर कौन रखता है? गोंद क्या है, राइट? हाँ, वो कौन सा गोंद है जो इस पूरे ढांचे को बिखरने नहीं देता? और यहीं पर हमारी स्रोत सामग्री हमें एमिल दुर्खीम के सोशल सॉलिडेरिटी यानी सामाजिक एकजुटता के विचार की ओर ले जाती है। बिल्कुल। दुर्खीम ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना का सिद्धांत दिया। सामूहिक चेतना। हाँ, ये उन सभी मान्यताओं, साझा विश्वासों और नैतिक भावनाओं का कुल योग है जो समाज के ज्यादातर लोग साझा करते हैं। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये सामूहिक चेतना हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दुर्खीम ने मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बीच जो अंतर बताया है वो बहुत ही विरोधाभासी लगता है। विरोधाभासी कैसे? मतलब शब्द सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे मैकेनिकल कुछ नया होगा और ऑर्गेनिक कुछ पुराना प्राकृतिक होगा, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। हाँ, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, पुराने या पारंपरिक समाजों में, जैसे किसी छोटे गांवों में, मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती थी। मैकेनिकल, ओके। वहां सब लोग एक जैसा काम करते थे। मान लीजिए सभी खेती कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या एक थी, उनके भगवान एक थे, उनके विचार एक थे। मतलब सब कुछ एकदम कॉपी पेस्ट की तरह। बिल्कुल। वहां एकता इसलिए थी क्योंकि सब समान थे। वे एक मशीन के पुर्जों की तरह एक साथ चलते थे। लेकिन फिर औद्योगिक क्रांति हुई और सब कुछ बदल गया। हाँ, लोग शहरों में आ गए, बड़े बड़े कारखाने बन गए। और यही जन्म होता है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का। आधुनिक समाज में लोग एक जैसे काम नहीं करते। यहाँ श्रम विभाजन है या डिवीजन ऑफ लेबर है। राइट। कोई डॉक्टर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई किसान है, तो कोई प्लम्बर है। हमारी सोच और जीवन शैली बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है। हम जितने अलग होते हैं, हमारी भिन्नता ही हमें एक दूसरे पर उतना ही अधिक निर्भर बना देती हैं। यही कैच है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने खाने के लिए किसान पर निर्भर है और वही किसान अपनी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर पर निर्भर है। यही आपसी निर्भरता आधुनिक समाज का गोंद है। एकदम सटीक। और इस निर्भरता के साथ साथ दुर्खीम ने एक और बहुत बड़ी बात खोजी, धर्म की भूमिका। धर्म की भूमिका दुर्खीम के नजरिए से? हाँ, उन्होंने धर्म को पवित्र यानी सेक्रेड और अपवित्र या सामान्य यानी प्रोफेन में बांटा। ऑस्ट्रेलियन अरुंटा जनजाति का उनका अध्ययन इसका बेहतरीन उदाहरण है। स्रोतों में इस अरुंटा जनजाति का काफी डिटेल में वर्णन है। बिल्कुल। जब वे लोग अपने टोटम, जो कि कोई जानवर या पौधा हो सकता है, की पूजा करते हैं, तो दुर्खीम के अनुसार वे किसी अलौकिक शक्ति की नहीं बल्कि अनजाने में अपने समाज की ही पूजा कर रहे होते हैं। मतलब टोटम असल में समाज का ही एक प्रतीक है। हाँ। यानी धर्म वो जरिया है जो लोगों को एक साथ एक जगह लाता है और उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। स्रोतों में ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोव्स्की के ट्रोब्रियन द्वीपवासियों के अध्ययन का भी जिक्र है, जो इसी बात को एक मनोवैज्ञानिक कोण से समझाता है। मेलिनोव्स्की का अध्ययन ये दिखाता है कि धर्म अनिश्चितता को कैसे संभालता है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, मैंने पढ़ा कि जब वे द्वीपवासी शांत और सुरक्षित लगून में मछली पकड़ने जाते थे तो कोई अनुष्ठान नहीं होता था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ उनके नियंत्रण में था। लेकिन जब उन्हें खतरनाक गहरे समुद्र में जाना होता था, जहां मौत का खतरा था, जहां मौसम का कोई भरोसा नहीं, हाँ, तब वे जाने से पहले कैनो मैजिक या विशेष अनुष्ठान करते थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के आधुनिक समाज में परीक्षा से पहले कोई छात्र पूरी रात पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी परीक्षा हॉल में जाने से पहले दही चीनी खाता है या अपनी लकी कलम ढूंढता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अनुष्ठान तनाव को कम करते हैं, ये इंसान को हिम्मत देते हैं। और इसी जुड़ाव की कमी क्या कर सकती है,
ये दुर्खीम की सुसाइड यानी आत्महत्या वाली स्टडी दिखाती है। आत्महत्या जैसा एकदम व्यक्तिगत कदम भी समाज से जुड़ा है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि दुर्खीम ने बाकायदा आंकड़ों से ये साबित किया कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, यानी सोशल फैक्ट है। मतलब ये सिर्फ दिमाग की स्थिति नहीं है। नहीं, जो लोग समाज से मजबूती से जुड़े नहीं होते उनमें आत्महत्या की दर अधिक होती है। यदि समाज का ये जुड़ाव कमजोर पड़ जाए तो समाज एनोमी का शिकार हो जाता है। एनोमी यानी नियमहीनता। हाँ, नियमहीनता। इंसान एकदम दिशाहीन महसूस करने लगता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि समाज बिखरने से कैसे बचता है, लेकिन रोजमर्रा के स्तर पर एक आधुनिक जटिल समाज हर दिन काम कैसे करता है? इसके लिए स्रोतों में पार्सन्स की एक बहुत ही भारी भरकम लगने वाले सिद्धांत का जिक्र है, AGIL मॉडल, जिसे एजिल भी कहते हैं। हाँ, AGIL मॉडल। ईमानदारी से कहूं तो इसके जो शब्द हैं, अडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, ये मुझे किसी तकनीकी मैनुअल या सॉफ्टवेयर के लग रहे थे। मैं समझ सकी हूँ। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? क्या इसका कोई आसान अनुवाद है? पार्सन्स की भाषा थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन उनका विचार बहुत सीधा है। उनका मानना था कि दुनिया के हर समाज को, चाहे वो प्राचीन काल का हो या आज का, जिंदा रहने के लिए 4 बुनियादी जरूरतें पूरी करनी ही होती हैं। 4 जरूरतें? हाँ, इसे हम शिकारियों यानी हंटर गैदरर्स के एक कबीले के उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्राचीन कबीले की कल्पना करते हैं। तो उस कबीले को जिंदा रहने के लिए जंगल से खाना लाना होगा, शिकार करना होगा या लकड़ियां लानी होंगी। ये उनका ए है, यानी अडैप्टेशन या अनुकूलन, पर्यावरण से संसाधन जुटाना। समझ गया। और जी? फिर उन्हें मिलकर ये तय करना होगा कि मौसम बदलने पर उन्हें किस दिशा में पलायन करना है, और ये बड़े फैसले लेगा कौन। ये उनका जी है, यानी गोल अटेनमेंट या लक्ष्य प्राप्ति। और जाहिर है, कबीले में आपस में लड़ाई ना हो, संसाधन बांटने को लेकर झगड़े ना हो, इसके लिए कुछ साझा नियम चाहिए होंगे। बिल्कुल, वही उनका आय है, यानी इंटीग्रेशन या एकता, विवादों को सुलझाना। और आखिरी अक्षर L? और अंत में कबीले के बड़े अपने बच्चों को शिकार करना और कबीले के नियम सिखाएंगे, ताकि जब वे ना रहें तो भी कबीला चलता रहे। ये L है, यानी लेटेंसी या पैटर्न मेंटेनेंस। वाह! अगर हम इसे आज की आधुनिक दुनिया से जोड़ें तो क्या हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था A है, मतलब समाज की बैटरी जो इसे ऊर्जा देती है? बिल्कुल, अर्थव्यवस्था संसाधन जुटाती है। और सरकार G है, जो स्टीयरिंग व्हील की तरह दिशा तय करती है। कानून और अदालतें आए हैं, जो एंटीवायरस की तरह हैं, जो सिस्टम को क्रैश होने से रोकते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन का काम करते हैं। और परिवार व शिक्षा L हैं, जो इसके बैकअप या क्लाउड स्टोरेज हैं, जो सारे डेटा और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं। ये एक बहुत ही सटीक और आधुनिक रूपक है। पार्सन्स का AGIL मॉडल बस यही बताता है कि ये चारों प्रणालियां एक साथ कैसे काम करती हैं। एक के बिना दूसरी प्रणाली पक्के तौर पर गिर जाएगी। ये मॉडल सुनने में बहुत ही परफेक्ट लगता है, जैसे सब कुछ एक सुंदर सिम्फनी में बज रहा हो। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। क्या हुआ? मतलब अगर सब कुछ इतना ही संतुलित है और सभी अंग इतनी अच्छी तरह से मिलकर काम कर रहे हैं, तो समाज में इतनी हड़तालें, क्रांतियां, गरीबी और भेदभाव क्यों है? क्या फंक्शनलिज्म समाज की कमियों को पूरी तरह नजरअंदाज करके सब कुछ गुलाबी चश्मे से देखता है? देखिए, प्रकार्यवाद की सबसे तीखी आलोचना यहीं से शुरू होती है। हमारी स्रोत सामग्री में संघर्षवादी सिद्धांत यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का भी विस्तार से उल्लेख है। हाँ, और यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हम इनमें से किसी भी विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम बस स्रोतों में दी गई जानकारी को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। तो मार्क्सवादी और नारीवादी दृष्टिकोण इस प्रकार्यवादी मॉडल को पूरी तरह से नकार देते हैं। मार्क्सवादी विचारकों का तर्क है कि फंक्शनलिज्म जिस सहमति या तालमेल की बात करता है, वो असल में एक भ्रम है। एक भ्रम है? हाँ, उनके अनुसार समाज में शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ सही है, बल्कि शांति इसीलिए है क्योंकि एक ताकतवर वर्ग ने कमजोर वर्ग को दबा रखा है। और धर्म के मामले में तो कार्ल मार्क्स का नजरिया दुर्खीम से एकदम उलट था। जहां दुर्खीम धर्म को समाज का गोंद मानते हैं, वहीं स्रोत बताते हैं कि मार्क्स धर्म को जनता की अफीम कहते हैं। अब बिल्कुल ओपियम ऑफ द मासेस। मार्क्स का तर्क था कि धर्म शोषित वर्ग को, यानी जो गरीब और मजदूर है,
उन्हें उनके शोषण के प्रति अंधा बना देता है। अंधा बना देता है, कैसे? ये उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि उनकी पीड़ा ईश्वर की देन है और अगले जन्म में या स्वर्ग में उन्हें इसका फल मिलेगा। ये एक झूठी चेतना या फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस पैदा करता है, जो उन्हें अपनी स्थिति बदलने या व्यवस्था के खिलाफ बगावत करने से रोकता है। बिल्कुल। और पार्सन्स के परिवार वाले मॉडल पर भी नारीवादी विचारकों ने तीखे सवाल उठाए हैं। याद है पार्सन्स ने परिवार को वार्म बाथ या शॉक एब्जॉर्बर कहा था? हाँ, आराम की जगह। लेकिन नारीवादी दृष्टिकोण ये उजागर करता है कि जिसे पार्सन्स स्थिरीकरण कहते हैं, वो असल में महिलाओं के मुफ्त घरेलू श्रम और उनके दमन पर टिका है। राइट। मतलब पुरुष बाहर काम करके आता है और परिवार में आराम पाता है, लेकिन वो आराम दे कौन रहा है? बिल्कुल। प्रकार्यवाद इस पूरी व्यवस्था को आदर्श मानता है, लेकिन ये परिवार के अंधेरे पक्ष जैसे कि घरेलू हिंसा या महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को देखने में पूरी तरह विफल रहता है। ये चर्चा फिर से रॉबर्ट मर्टन के सोशल डिस्फंक्शन की याद दिलाती है। मर्टन खुद एक प्रकार्यवादी थे, लेकिन उन्होंने माना था कि समाज की हर चीज हमेशा फायदे के लिए काम नहीं करती। हाँ, मर्टन का नजरिया बहुत यथार्थवादी था। उन्होंने शिक्षा का ही उदाहरण दिया था। हाँ, बताइए। मान लीजिए पूरी शिक्षा व्यवस्था एक छात्र को सालों तक मेहनत करने और अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए प्रेरित करती है। वो दिन रात पढ़ता है। बिल्कुल, हर छात्र यही करता है। लेकिन जब वो छात्र बाहर निकलता है तो समाज में उसके लिए कोई नौकरी ही नहीं है। ये समाज के लिए एक डिसफंक्शन या दुष्परिणाम है। एकदम सही। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो फंक्शनलिज्म की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने का पैरोकार लगता है। ये हमें ये तो बहुत अच्छे से बताता है कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। लेकिन जब समाज में तेजी से बदलाव होता है या बदलाव की जरूरत होती है तो ये सिद्धांत उसे समझाने में हाफने लगता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकार्यवाद अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद हमें समाज को देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा या फ्रेमवर्क देता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हमारे आसपास के संस्थान, चाहे वो स्कूल हो, अदालत हो या हमारा अपना परिवार, सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें या व्यक्तियों के समूह नहीं हैं। वो एक बहुत बड़े, अदृश्य, जीवित शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। और जब हम इस नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो हर घटना और हर संस्था के पीछे का असली मकसद समझ में आने लगता है। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि दुर्खीम की सॉलिडेरिटी और पार्सन्स का मॉडल आज भी समाजशास्त्र के छात्रों द्वारा इतनी गहराई से पढ़ा जाता है। ये हमें यह देखने की दृष्टि देता है कि हम व्यक्तिगत तौर पर जो भी कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में एक बड़े सामाजिक ढांचे को बनाए रखने में योगदान दे रहा है। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन जाने से पहले स्रोत सामग्री से उपजा एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। अच्छा, वो क्या है? हमने पूरी चर्चा में देखा कि फंक्शनलिज्म पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि समाज में एक वैल्यू कंसेंसस होना चाहिए, यानी हमारे कुछ साझा मूल्य और विश्वास होने चाहिए। हाँ, तभी समाज एक साथ रहता है। बिल्कुल। लेकिन जरा आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग के बारे में सोचिए। आज इंटरनेट हर इंसान को एक अलग एल्गोरिदम के हवाले कर चुका है। ये तो है। हर कोई अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपनी एक अलग वर्चुअल दुनिया या कस्टमाइज्ड रियलिटी में जी रहा है। मेरी न्यूज़फीड आपकी न्यूज़फीड से बिल्कुल अलग होती है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है। मेरा मतलब है, क्या आधुनिक समाज के लिए एक साझा वैल्यू कंसेंसस खोजना अब लगभग असंभव होता जा रहा है? ये बहुत ही डरावना लेकिन प्रासंगिक सवाल है। क्या ये जो डिजिटल बंटवारा है ये हमें एमिल दुर्खीम की एनोमी की एक नई और खतरनाक स्थिति की तरफ ले जा रहा है? एक ऐसी स्थिति जहां हम भौतिक रूप से तो एक साथ हैं, लेकिन मानसिक रूप से एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कल के समाजशास्त्रियों को ढूंढना होगा। खैर, आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को इतना रोचक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। धन्यवाद।